साथियों नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र और आप देख रहे हैं आपकी आवाज़। साथियों आज शुरू करते हैं एक छोटी सी कहानी से। छोटी सी कहानी मध्य प्रदेश के एक गांव की, जहां पहुंचने के लिए पगडंडियों का सहारा लेकर पहुंचा जा सकता है। जाने की सड़क नहीं है, लेकिन वहां पे एक विद्यालय था। वो विद्यालय शासन की नीतियों के कारण बंद हो गया। वहाँ पढ़ने वाली मुनिया मुनिया हमारी इस कहानी का किरदार, जो मात्र 7 वर्ष की है। वहाँ पढ़ने वाली मुनिया के सपने टूट जाते हैं। उसका स्कूल बंद हो जाता है। उसको उसके शिक्षा का अधिकार, जो उसका मौलिक अधिकार है, जो उसका RTE के तहत उसका राइट है, वो नहीं मिलता है। मुनिया को बुखार आता है। चूँकि उस गांव में चलने के लिए सड़क नहीं है, पहुंचने के लिए सड़क नहीं है, और उस गांव में स्वास्थ्य की सुविधाएं नहीं। पैरासीटामोल की गोली भी नहीं मिल रही है उस गांव में कि उसका बुखार उतारा जा सके। जब माँ दूर से 2 किलोमीटर दूर से पानी ला रही होती है, उसे पता चलता है कि बेटी को बुखार है। वो दौड़ती हुई आती है और घर में ढूंढती है कि कहीं दवाई हो। दवाई नहीं होती। बाप से कहती है। बाप पैदल निकलता है शहर की तरफ। 5 किलोमीटर दूर जाने के बाद उसे 4 घंटे यात्रा इंतज़ार के बाद एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट मिलता है। उस ट्रांसपोर्ट के माध्यम से उस शहर पहुंचता है। उसके पास पैसे नहीं होते। बहुत कम पैसे में वो मजदूरी करता है। बहुत कम, चूँकि बेरोज़गारी बहुत थी, उसके पास रोज़गार नहीं था। मजदूरी करता है। दूसरे दिन वो दवाइयाँ खरीद के गांव पहुंचता है। तब तक बुखार बहुत तेज़ी से बढ़ चुका होता है। ये सब बातें देख रहा होता है उनका एक बड़ा लड़का। उसको चिंता होती है। बड़े लड़के की उम्र थी 22 साल। बहुत मुश्किल से वो 10वीं पास कर चुका था। बहुत नहीं पढ़ पाया, चूँकि संसाधन नहीं थे, स्कूल नहीं था। और जो स्कूल था, सरकारी स्कूल जिसमें वो पढ़ा था, वो भी बंद हो चुका था। जो मुनिया जिसमें पढ़ रही थी, वो नहीं पढ़ पाई उसकी शिक्षा, और वो रो रही थी कि अब मैं क्या करूं, मैं कहाँ पढ़ूं, कैसे पढ़ूं। लड़का निकलता है कि अब मैं रोज़गार के लिए निकलूँगा। पास के शहर जबलपुर जाता है, जहाँ बहुत दिन धक्का खाने के बाद उसे कोई रोज़गार नहीं मिलता। पर रोज़गार के लिए वो एक बूचड़ खाने में पहुँचता है। थक हार कर, मन मार कर बूचड़ खाने में पहुँचता है, जहाँ उसे काम करने का मौका तो मिलता है, परंतु पैसे बहुत कम मिलते हैं और सम्मान बिल्कुल नहीं मिलता। ये कहानी मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव से शुरू होकर जबलपुर तक जाती है, और यहाँ से शुरू होता है एक धंधा, सरकार का धंधा, बूचड़ खाने का धंधा, जानवरों की कत्लेगाह है। अब हमारा विषय शुरू होता है साथियों। आपको बताते हैं कि किस प्रकार से ये सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2015 में आने के बाद हमारा देश ने एक्सपोर्ट किया है बीफ का, और काफ़ी तरक्की की है। 2022 में तो दुनिया के टॉप 5 देशों में आ गया। 2022 के आंकड़े जो इंटरनेट में उपलब्ध हैं, बीफ एक्सपोर्ट के, मांस के जो निर्यात के जो आंकड़े उपलब्ध हैं, वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। 2022 में 1.13 मिलियन टन बीफ एक्सपोर्ट किया है इंडिया ने, और ये एक्सपोर्ट वियतनाम, इंडोनेशिया, मलेशिया, मिस्र जैसे देशों को हुआ है। और इससे जो आमद हुई है वो हुई है $3.17 बिलियन, अमेरिकन डॉलर। अब सोचिए, इतनी बड़ी रकम, इतना ज़्यादा एक्सपोर्ट हुआ है कि दुनिया के टॉप 5 बीफ एक्सपोर्टर में इंडिया आ गया था। स्कूल बंद हो रहे हैं, बीफ का धंधा बढ़ रहा है। यहाँ नियत समझने की बात है कि सरकार की नियत क्या है। सरकार धंधे में व्यस्त है, धंधे में व्यस्त है। सरकार को चिंता नहीं है कि गांव में सड़कें बनी हैं कि नहीं बनी है। सरकार को चिंता नहीं है कि गांव में पीने के पानी उपलब्ध हुआ कि नहीं है। सरकार को चिंता नहीं है कि गांव के जो स्कूल लेकर थे वो भी बंद हो रहे हैं। सरकार का मूल उद्देश्य, अपने मूल उद्देश्य से भटक गई है। सरकार किस चीज़ में लगी है? ऐसी निर्यात की पॉलिसी बना रही है जिससे कि धंधा बढ़े।
धंधा बढ़ना चाहिए, देश का नाम होना चाहिए, देश का आर्थिक व्यवस्था मजबूत होनी चाहिए, निश्चित होनी चाहिए, और हम इसके पक्ष में और होनी चाहिए। लेकिन किन शर्तों पे होनी चाहिए? क्या हमारी प्राथमिकता स्कूल की नहीं होनी चाहिए? क्या हमारी प्राथमिकता पीने के पानी की नहीं होनी चाहिए? क्या स्वास्थ्य सुविधाओं की नहीं होनी चाहिए कि एक सुदूर गांव में किसी गरीब को, जिसका बच्चा 4 साल का बच्चा, 5 साल का बच्चा बुखार से तड़प रहा हो, उसे एक पैरासीटामोल की गोली उपलब्ध हो जाए? होनी चाहिए, और इस पर चर्चा भी होनी चाहिए। और इसी चर्चा के लिए हम सब लोगों ने ये यूट्यूब चैनल चालू किया है, और आप सब लोग इसे देख रहे हैं, सराह रहे हैं। और मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि इन सब बातों को आप अपने आसपास के लोगों से चर्चा करिए कि किस प्रकार से सरकारें दोहरी नीति पे चल रही हैं। जब चुनाव आता है तब सरकारें इमोशनल कार्ड खेलते हुए कहीं भी निकलती हैं, कहती हैं हम गौरक्षक हैं, हम हिंदू समाज की रक्षा करने आए हैं, हम सनातन धर्म की रक्षा करने आते हैं। लेकिन जब चुनाव हो जाता है तो सरकारें धंधे पे लग जाती हैं। जो गौरक्षक मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, हिंदी पट्टी में आवाज़ उठाते हैं गौरक्षा की, वो गोवा में क्यों चुप हो जाते हैं? वहाँ तो बीफ धड़ल्ले से बिक रहा है, गौवंश का मांस धड़ल्ले से बिक रहा है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में वो लोग हो हल्ला करते हैं, और गोवा में, अन्य राज्यों में जहाँ प्रतिबंधित नहीं है, वहाँ वो बिकता रहता है। तो ये सब राजनीतिक मुद्दे हैं, और इन मुद्दों को लेकर हमें जनता के बीच में लोगों को समझाना होगा कि हमारी प्राथमिकता स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, बिजली, पानी, सड़क जैसी मूलभूत बातें हैं। हमें इन सब पे चर्चा करनी चाहिए। एक छोटी सी कहानी के माध्यम से हमने देखा, आपको बताने की कोशिश की कि गांव में कितनी तकलीफ है। गांव में तकलीफ है, सड़क नहीं है, गांव में तकलीफ है, पीने का पानी नहीं है, गांव में तकलीफ है कि लोगों के पास स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं हैं, स्कूल नहीं हैं अच्छे, जो स्कूल थे वो भी सरकारी स्कूल वो बंद किए जा रहे हैं। कल के एपिसोड में हम सब ने देखा कि किस प्रकार से पिछली सरकारों ने मध्य प्रदेश में एक दशक में 29,410 स्कूल बंद कर दिए। उत्तर प्रदेश में पिछले एक दशक में 25,000 स्कूल बंद कर दिए। तो सरकार की नीयत क्या है? सरकार की नीयत जनता को मजबूत करने की है या धंधा मजबूत करने की? जब इस नीयत को समझेंगे तो इस सरकार की मंशा को समझ पाएंगे, और जब सरकार की मंशा को समझ पाएंगे तो आने वाले दिनों में आप अपने एक अच्छे देश के नागरिक होने का कर्तव्य निभा पाएंगे। आप अच्छे देश के नागरिक हैं, अच्छा देश के बारे में सोचते हैं। हमें वो सब निर्णय लेना है जिससे कि देश तरक्की कर सके, देश मजबूत हो सके, इंसान मजबूत हो सके, एक ऐसी व्यवस्था का विकास हो सके जिसमें सब सुखी हों, सभी स्वस्थ हों, और सबके पास जीने का अधिकार हो। हमारे देश में कानून का शासन हो, हमारे इंडेक्स भी बहुत अच्छे हों, हमारे देश का नाम हो। इन सब के प्रयास के लिए हम सब लोगों को एकजुट होना है और इसी प्रकार से चर्चा करते रहना है। इस चर्चा के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते रहेंगे अगली कड़ी में, तब तक के लिए नमस्कार।